हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं राज्य की आदर्शवादी संकल्पना पर। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं, राज्य के बारे में धारणा क्या है, इस विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी आदर्शवादी विचारक हुए हैं उनमें मोटे तौर पर ये धारणा रही है कि वो राज्य और समाज में कोई स्पष्ट विभाजन या अंतर नहीं करते हैं। हाँ, हीगल के चिंतन में ज़रूर ये जो अलगाव है या विभाजन है वो स्पष्ट रूप से उभरता है। हीगल भी एक आदर्शवादी विचारक हैं, लेकिन उसके अलावा और जो आदर्शवादी विचारक रहे हैं उन्होंने राज्य और समाज के बीच कोई बड़ी रेखा नहीं खींची है। तो राज्य के बारे में और समाज के बारे में आदर्शवादी विचारक एक ही धारणा रखते हैं, और जब वो राज्य की बात कह रहे हैं तो समाज की भी बात कह रहे होते हैं, और जब अब समाज का इस्तेमाल करते हैं तो वो राज्य की बात कह रहे होते हैं। जैसे कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये बात एक ही है आदर्शवादी चिंतन में। तो राज्य और समाज के बीच ये कोई बड़ा विभाजन नहीं करते हैं। उस समय इनका लगाव नहीं हुआ था जब ये चिंतन उभर रहा था। दूसरा, आदर्शवादी विचारक राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। स्वाभाविक या प्राकृतिक दोनों एक ही बात है। ये नेचुरल इंस्टीट्यूट है। इससे अभिप्राय यह है कि राज्य के जो निर्माण है उसका आधार व्यक्ति के भीतर निहित है। अर्थात राज्य का निर्माण तो होना ही था, वो इसलिए होना था क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति का जो अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए जैसे अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, तो उससे अभिप्राय यही है कि व्यक्ति का जो विकास है वो अकेले नहीं हो सकता। उसको अपने विकास के लिए, खासतौर पर नैतिक उत्थान के लिए, राज्य नामक संस्था में आना पड़ता है। इसलिए जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो वो कुछ समय बाद राज्य के बंधन में बंध ही जाता है। पहले व्यक्ति एक परिवार के बंधन में बंधता है, फिर परिवार और विस्तृत होता चला जाता है, गांव बनता है, नगर बनता है, और फिर वो एक राज्य का रूप ले लेता है। तो इस रूप में जो राज्य है वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। यानी कि वो कोई सप्रयास बनाई गई चीज़ नहीं है, जैसा उदारवादी विचारधारा में मानते हैं कि एक यंत्र के तौर पे कि अचानक लोगों को लगा कि अब राज्य बना लेना चाहिए। तो जब भी हम ये कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है तो इसका अभिप्राय है कि राज्य निर्माण के जो बीज हैं वो मानव की नेचर में निहित हैं। तो ऐसा होना ही था। दूसरा, हमने ये बताया कि उदारवादी राज्य को प्राकृतिक संस्था तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ एक नैतिक संस्था भी मानते हैं। नैतिक संस्था का मतलब एक अच्छी संस्था जो बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए जो आदर्शवादी जो चिंतन है उसमें राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा गया है। जैसे उदारवादी चिंतन में राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा गया है, और अराजकतावादी चिंतन में राज्य को एक अनावश्यक बुराई कहा गया है, एक ऐसी बुराई जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। उदारवादी चिंतन मानता है कि बुराई तो है लेकिन ज़रूरी है, अगर राज्य नहीं होगा तो फिर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं रह पाएगी। लेकिन आदर्शवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानते हैं। आवश्यक अच्छाई का मतलब एक ऐसी अच्छाई जो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का नैतिक उत्थान नहीं होगा। इसलिए राज्य एक नैतिक संस्था है। नैतिक संस्था इस रूप में है क्योंकि राज्य व्यक्ति को वो परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो। मसलन राज्य स्कूल खोलता है, कॉलेज जो शिक्षण संस्थानों का निर्माण करता है जिनमें व्यक्ति को बेहतर एजुकेशन दी जाती है। राज्य के द्वारा जो रंगमंच है, नाट्य कला है, इनका डेवलपमेंट किया जाता है, जहाँ व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व को आकार देता है, चाहे एक कलाकार के रूप में या एक लेखक के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, तो वहाँ व्यक्ति के नैतिक विकास में राज्य मदद करता है। दूसरा, राज्य उन परिस्थितियों का उन्मूलन करता है जो व्यक्ति को मतलब नैतिक रूप से भटका सकती हैं। तीसरा, राज्य जो सत्ता में भागीदारी के या डिसीजन मेकिंग में लोगों के आगमन को जैसे उस तरह का अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे अरस्तु कहता है कि भाई जो नागरिक वह है जो राजनीतिक सहभागिता निभाता है अपनी, तो लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनमें उत्तरदायित्व का बोध होता है, वो जन कल्याण के लिए फैसले लेते हैं। तो इस तरह से राज्य है वो व्यक्ति के नैतिक कल्याण के लिए बहुत से जो छोटे बड़े कदम उठाता है। तो इस रूप में जो राज्य है वो एक नैतिक संस्था है। फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ उन्हीं में से बात निकलती जाएगी। फिर उदारवादी आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य एक साध्य है। साध्य का मतलब एंड, या जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, जिसका स्थान सबसे ऊपर है, तो राज्य एक साध्य है। साध्य इस रूप में है कि राज्य के जो निर्देश हैं, राज्य के जो आदेश हैं, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं। राज्य चूँकि एक नैतिक संस्था है और वो व्यक्ति की जो आदर्श इच्छाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, और उसके फैसले जनता की जो सामान्य हित हैं या सामान्य कल्याण है उसी के अनुरूप होते हैं। इसलिए राज्य की स्थिति है वो साध्य की है। आदर्शवादी चिंतन में मुख्य जो फोकस है इस बात पर रहा है कि एक आदर्श या एक नैतिक रूप से परिपूर्ण राज्य की खोज की जाए। उसके बाद फिर व्यक्ति का जो विकास है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संबंध है उनमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति भी अपना नैतिक विकास चाहता है, उसका भी उद्देश्य खुद का नैतिक उत्थान करना है। और जब राज्य एक नैतिक संस्था होगी तो वो सभी का नैतिक उत्थान करेगा। तो इसलिए आदर्शवादी चिंतन में एक अच्छे और एक नैतिक रूप से परिपूर्ण राज्य की खोज को महत्वपूर्ण माना गया है। और चूँकि वो जो संस्था जब नैतिक है और एक हमने आदर्श राज्य की खोज है वो कर ली है,
तो फिर उसके बाद ये कोई मायने ही नहीं रखता या ये कोई विमर्श का विषय ही नहीं है कि उसमें व्यक्ति को क्या अधिकार दिए जाएं या उसको में व्यक्ति की क्या हैसियत रखी जाए। वो मानते हैं कि जब राज्य आदर्श है और एक नैतिक रूप से परिपूर्ण राज्य की हमने तलाश कर ली है, तो उसके बाद वो साध्य है। व्यक्ति का काम तो उनके राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करना है और उसी में ही उसका वास्तविक हित है। इसीलिए हमने रूसो के चिंतन में भी इस बात को जाना है कि राज्य की जो आदर्श इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे वो सामान्य इच्छा का जो निर्माण होता है और सामान्य इच्छा ही उसका जो संप्रभु है उसका आदेश है, तो उस आदेश की पालना फिर हर किसी को करनी पड़ती है और किसी को यह अधिकार भी नहीं है कि वो उस आदेश के विरुद्ध चला जाए, क्योंकि वो आदेश है, वो आदर्श इच्छाओं का योग है और वो मतलब सही है। उसी से ही व्यक्ति का नैतिक कल्याण हो सकता है। व्यक्ति का वास्तविक भला उन आदेशों के विरोध में नहीं बल्कि पालना में है। अगर व्यक्ति उन आदेशों का विरोध करेगा तो रूसो के हिसाब से फिर वो राज्य और समाज से बाहर चला जाएगा, फिर वो उसी संघर्ष की स्थिति में चला जाएगा जो प्राकृतिक अवस्था के पहले की बात करता है। तो ये तो हम बात करें कि राज्य के साध्य के रूप में। दूसरा, जो आदर्शवादी विचारक हैं वे मानते हैं कि राज्य में जो स्वतंत्रता नागरिकों को मिलती है वो एक सकारात्मक स्वतंत्रता मिलती है और व्यक्ति की जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो राज्य के आदेशों की पालना में है, जो हमने अभी रूसो के बारे में बताया है, चाहे वो ग्रीन हो, हीगल हो, कांट हो या इससे पहले प्लेटो। ये कोई भी ये नहीं कहता कि राज्य के आदेशों का उल्लंघन करके व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकता है या अपनी जो स्वतंत्रता को हासिल कर सकता है। आदर्शवादी विचारकों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू पर बल दिया है। आपने सकारात्मक स्वतंत्रता में आमतौर पर सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता को भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन इसमें जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं आती है, जिसे साम्यवादी या जो समाजवाद की जो और विचारधाराएं जिस पर फोकस करती हैं, बल्कि उसमें जो नैतिक जो स्वतंत्रता है या नैतिक पहलू भी है वो भी शामिल होता है। तो जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो नैतिक विकास को मानते हैं कि ये जो स्वतंत्रता के साथ जुड़ता है और वास्तविक स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति का नैतिक विकास होता हो। तो ये स्वतंत्रता की अवधारणा में भी ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति की जो नैतिक स्वतंत्रता है या उसका जो नैतिक विकास है वो भी शामिल होता है। नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो एक तरह से जो राजनीतिक और कानूनी जो स्वतंत्रता है उसी को देने पर ज़्यादा बल देती है। वो उस स्वतंत्रता में राज्य अपने आप पर काबू रखता है, वो व्यक्ति के जीवन में बेहतरी के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए वो कोई खास कदम नहीं उठाता है। लेकिन जो भी सकारात्मक स्वतंत्रता में यकीन करते हैं वो राज्य को व्यक्ति के जीवन में अधिकाधिक प्रवेश की इजाज़त देते हैं, चाहे वो सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हो या फिर व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए हो। इसीलिए ये जो एक लेखक का नाम भूल गए जिनकी पुस्तक है रोड टू सर्फडम, दास्ता का मार्ग, वो ये कहते हैं कि जब हम राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए असीमित शक्तियाँ दे देते हैं तो फिर वो व्यक्ति को दास बना देता है और यानी कि व्यक्ति के जीवन पर वो हावी हो जाता है या कहें कि वो सर्वाधिकारवाद की ओर निकल पड़ता है। तो ये जो हमने अभी आदर्शवादी चिंतन में राज्य की अवधारणा में ये बात
देखी है। और भी इसमें राज्य के बारे में बातें कही गई हैं, जैसे ये राज्य को एक आंगिक संस्था मानते हैं, ऑर्गेनिक जो राज्य का फॉर्म है उस पर यकीन करते हैं। आंगिक का मतलब ये है कि वो राज्य को एक व्यक्ति का जो शरीर होता है उसकी तरह कल्पना करते हैं, या व्यक्ति का जो शारीरिक या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं राज्य के गतिविधि, कार्यशैली उसके साथ जोड़ देते हैं। हालांकि इस पर भी कोई एक राय नहीं है, कईयों ने इसका दुरुपयोग भी किया। जैसे ख़ास तौर पर जो राज्य के बारे में एक जो सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत है उसको फांसीवादी चिंतन में इस्तेमाल किया गया, और उन्होंने उस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात लागू कर दी कि दुनिया में वही राष्ट्र जीता रहेगा जो लगातार शक्ति के लिए संघर्ष करता रहेगा, क्योंकि ये जो सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट का नियम है। अगर जो राष्ट्र शांति की बात करेगा या अपनी शक्ति को आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर दूसरे राष्ट्र उसे हड़प जाएंगे। इसीलिए वो कहते थे कि मुसोलिनी कहता था कि या तो इटली का विस्तार हो या फिर इसका समापन हो जाएगा। तो वो भी राज्य के आंगिक सिद्धांत या वो भी बायोलॉजिकल फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन वो गलत यूज कर जाते हैं। तो और जो जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो राज्य और व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना के साथ या व्यक्ति की किसी खास मनोवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मनु कौटिल्य शुक्र के चिंतन में जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसी तरह जो प्लेटो हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति ही के जो अलग अलग चरित्र में जो गुण हैं वही फिर समाज की संरचना करते हैं। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग बनते हैं, और वो जब अपने में सद्गुण का विकास कर लेते हैं तब समाज में न्याय की स्थापना होती है, तो वहाँ जोड़ देते हैं। ऐसे अरस्तु भी ये मानते हैं कि जो राज्य है और व्यक्ति का जो रिश्ता है वो समग्र और अंश का है। अर्थात जैसे हमारा जो हाथ है वो हमारे शरीर का एक अंग है या अंश है, और इसका महत्व समग्र शरीर के अलावा नहीं है। ये हाथ तभी काम कर रहा है जब ये शरीर के साथ है, जब ये शरीर से अलग हो जाता है तब इसका कोई महत्व नहीं हो जाता। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले है, लेकिन तार्किक दृष्टि से जो राज्य है वो पहले है, क्योंकि समग्र का स्थान है वो अंश से पहले होता है। तो वो जो दर्शन शास्त्र की भाषा में कहें या तर्कशास्त्र की भाषा में, तो वो अरस्तु मानते हैं कि राज्य है वो व्यक्ति से पूर्वगामी है। तो ये कुछ बातें हैं आदर्शवादी चिंतन में राज्य के बारे में। मैं समझता हूँ कि जितना कुछ मैं बता सकता था या कुछ हो सकता है छूट भी गया हो, लेकिन मोटी तौर पर यही धारणा है। धन्यवाद।